जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम इस चैनल में डेली पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे ना केवल पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे एमसीक्यू देखने वाले हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, तो इस प्रकार के टॉपिक हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे गुलेटाइन इन पार्लियामेंट, ठीक है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, कोलिजन गवर्नमेंट्स, फ्लोर टेस्ट, बेसिक स्ट्रक्चर्स, ऑर्डिनेंस, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी गवर्नर। तो हम इससे रिलेटेड हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज को भी देखने वाले हैं। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका एक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं आज की सीरीज में। ठीक है, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 33 डे। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म गुलेटाइन इन पार्लियामेंट मीन्स। तो गुलेटाइन जो टर्म यूज होता है ना, वो कहाँ पे यूज होता है? तो पार्लियामेंट में इसका यूज होता है। और ये कब यूज होता है? तो ये यूज जो होता है ना, वो बजट सेशन के दौरान होता है। कब होता है? बजट सेशन के दौरान जो है वो गुलेटाइन टर्म का यूज होता है। जब निर्मला सीतारमन बजट सेशन को प्रस्तुत करती है तो वहाँ पे क्या सारे मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कशंस होता है, सारे मिनिस्ट्री के खर्च को लेकर के डिस्कशंस होता है। ठीक है, वही जब कितना खर्च करना है मिनिस्ट्री को, ये भी चीज जो है ना वो चर्चा होता है। लेकिन जब समय कम बचता है ना, मान लो हमारे पास मिनिस्ट्री कितना है, मिनिस्ट्री 80 से प्लस है। ठीक है, मान लो, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि सब मिनिस्ट्री के ऊपर जो है वो चर्चा किया जा सके। ठीक है, और जब चर्चा नहीं किया जाता है ना सब मिनिस्ट्री के ऊपर, उसी के लिए जो है ना वो गुलेटाइन टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, गुलेटाइन मतलब बिना चर्चा किए हुए जो है ना मंत्री के मांगों को जो है ना वो स्पीकर के द्वारा जो है वो क्या कर दिया जाता है, तो पास करा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गुलेटाइन। यानी सरकार के पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम मंत्रालय, सभी मंत्रालय के बारे में जो है ना वो चर्चा कर सके बजट सेशन के दौरान, और उसी के लिए जो है वो गुलेटाइन टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में रिमूवल ऑफ एमपी, इसका राइट आंसर देखना। रिमूवल ऑफ एमपी के बारे में होगा क्या? सडन एडजर्नमेंट के बारे में होगा। पासिंग फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशंस, अभी हमने क्या बताया कि बिना डिस्कशंस को जो है वो पास करा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिना डिस्कशंस के द्वारा बाकी जो मिनिस्ट्री का खर्च को लेकर जो था उसको बिना चर्चा के पास करा दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं क्या, आसान भाषा में गुलेटाइन कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये जो होता है, इसको आसान भाषा में समझने के लिए बजट सेशन के दौरान, बजट सेशन मान लो चल रहा है। ठीक है, टाइम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वहां पे स्पीकर क्या कहता है कि सब वोट कर लो और ऑल डिमांड्स पुट टुगेदर, सभी डिमांड्स को जो है ना एक साथ रख लिया जाता है। ठीक है, फिर जो है वो स्पीकर के द्वारा और जो भी मांग होता है उसको बिना डिबेट के द्वारा जो है ना वो पास करा दिया जाता है बजट सेशन के दौरान। उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम जो है वो गुलेटाइन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये कहाँ पे होता है? तो केवल और केवल ये लोकसभा में होता है, ध्यान रखना। और ये कब होता है? तो बजट सेशन के दौरान होता है। तो हम इसको समझाने के लिए प्रयास किए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। इन इंडियन पार्लियामेंट द टर्म गुलेटाइन इज यूज ड्यूरिंग द बजट सेशन। कब होता है? तो बजट सेशन के दौरान जो है वो इस टर्म का यूज होता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख सकते हो। व्हेन देयर इज ए लिमिटेड टाइम लेफ्ट फॉर डिस्कशंस ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बजट प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्रीज द स्पीकर पुट्स ऑल रिमेनिंग डिमांड्स टू वोट एट वंस विदाउट फर्दर डिस्कशन। बिना डिस्कशंस के द्वारा जो है वो उसे पास करा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को हम गुलेटाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका की पॉइंट्स देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो होता है वो बजट सेशन के दौरान आता है,
तो रिलेटिव होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होता है तो हम आगे समझते हैं, ठीक है, बस धैर्य रखो। अप्लाई इन लोकसभा ओनली बिकॉज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर वोटेड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब जो मिनिस्ट्री जो है ना, किसी मंत्रालय ने, देखो यहाँ पे किसी मंत्रालय द्वारा सरकार को पैसे जो मांग रहा है, मान लो एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ना, वो अपने खर्च के लिए जो है वो पैसे मांग रहा है। मान लो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहती है कि हमें खर्च करने के लिए जो है ना वो 1 लाख करोड़ चाहिए, किस लिए, तो स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए, ठीक है। यह जो पैसा मांग रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं, यानी जो पैसा मांग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बात ध्यान रखना, ये पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, प्रोसीजर, ठीक है। ये हमारे संविधान में जो है ना, वो जब हमारा संविधान बना तब ये लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप डिमांड फॉर ग्रांट्स समझ में आ गया होगा, और एक ग्लोटाइन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट, तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये लोकसभा में होता है, बिकॉज ओनली लोकसभा इट हैज राइट टू वोट फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। ओनली लोकसभा के पास ये होता है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो है ना वो वोट करे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का सेकंड क्वेश्चन। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म कहे तो आसान भाषा में समझ लो, एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। मान लो अगर सरकार कोई ऐसा काम करे जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट खुद आगे बढ़कर क्या कहती है कि लोगों के अधिकार को जो है ना वो सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती है, या पैसा जो है बदलो। मान लो एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम घर का बड़ा बेटा हो, ठीक है, घर का बड़ा बेटा हो, ठीक है, और तुम्हारे माँ बाप जो है वो सिस्टर की शादी जो है ना वो 15 साल की एज में करा दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम जब बड़ा बेटा हो, तुम्हें भरोसा है कि अपनी सिस्टर जो है ना वो कुछ करेगी, क्या कुछ करेगी, आगे बढ़ के जो है वो कुछ कर सकती है देश के लिए, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, तुम उसको क्या करोगे, रोकोगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहे हो, तो तुम कर रहे हो, ठीक है। उसको सिस्टर का जो भविष्य बनाने का काम कौन कर रहा है, तो तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या करती है, लोगों के अधिकार जो है ना वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे देखो इसका द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, तो कोर्ट्स क्या करती है, अवॉइडिंग पॉलिटिकल मैटर्स, कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स को अवॉइड करने का काम करती है। कोर्ट्स टेकिंग एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, कोर्ट जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है एक्टिव रोल को। पार्लियामेंट कंट्रोलिंग कोर्ट्स, पार्लियामेंट कंट्रोल करने का काम करती है क्या कोर्ट्स को। प्रेसिडेंट रिव्यूइंग लॉज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या करती है, तो कोर्ट जो है वो क्या करती है, तो प्रिवेंट्स करने का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। लोगों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसी को हम कहते हैं क्या, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आसान भाषा में समझ लिए। अब इसको डिफिनेशन देख सकते हो कि व्हेन कोर्ट्स स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेक एक्टिव रोल निभाते हैं इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को जो है ना, लोगों के मूल अधिकार को जो है ना वो जस्टिस दिलाने का काम करती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें, व्हेन द कोर्ट स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू मेयरली ऑब्जर्विंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट बट प्लेज एन एक्टिव रोल टू प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। जो पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसी को हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म्स। और अच्छा से एग्जांपल में समझ सकते हो, तो देख सकते हो कि इमेजिन पेरेंट्स गवर्नमेंट से रॉन्ग डिसीजंस एट होम। अगर मान लो पेरेंट्स ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, द एल्डर रिस्पॉन्सिबल पर्सन डज नॉट स्टे क्विट, तो क्या एल्डर ब्रदर जो है वो क्या शांत बैठ सकता है, वो क्या कहेगा, तो वो कहेगा कि ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है, दिस शुड बी करेक्टेड, इसको सही किया जाना चाहिए, ठीक है। पीपल राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड, इस तरीके से जो है वो पीपल्स का राइट को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है हम उसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का थर्ड क्वेश्चन।
द टर्म कोलिजन गवर्नमेंट्स मीन्स, कोलिजन गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होगा, कोलिजन एक होता है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स, कोलिजन गवर्नमेंट्स, ठीक है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मतलब होता है कोलिजन का। कोलिजन मतलब जब पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो है ना, हमें सरकार बनाने के लिए जो है वो 272 प्लस सीट जो है ना, 272 MP MLA जो है ना वो सरकार के पक्ष में होना चाहिए, तब जाकर के हम क्या करते हैं, तो किसी भी PM को हम क्या करते हैं, तो बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी PM को बनाने के लिए जो है ना वो इतना मेंबर की सहमति ना हो, ठीक है, इतना मेंबर की सहमति ना हो, तो सरकार को जो है ना वो दूसरा पार्टी से जो है वो सहायता लेना पड़ता है, दूसरा पार्टी को जो है ना वो अपना साथ जोड़ना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम जो कहते हैं ना, उसी को कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी होती है, हम सिंगल पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सिंगल पार्टी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, अलग पार्टी को जो है ना वो ऐड करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट फॉर्म बाय अलायंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज, क्या मल्टीपल पार्टीज को जोड़ करके हम क्या करते हैं, तो हम अलायंस बनाते हैं। मिलिट्री रूल ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है, तो हम यानी कि अलग अलग पार्टियों को जोड़ करके जो है वो सरकार का निर्माण करते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, तो कोलिजन गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म बाय अलायंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज। यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख सकते हो, कोलिजन गवर्नमेंट्स मीन्स व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर, जब एक साथ ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट्स, किस लिए, तो गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने के लिए, बिकॉज नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजोरिटी, क्योंकि किसी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कोलिजन गवर्नमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द वर्ड कोलिजन जो है ना वो मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना, इसे फंसाने का कोशिश कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं किया गया, हमारे संविधान में जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो ये सब जो है ना पार्लियामेंट के प्रोसीजर द्वारा जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तुम देखोगे किताब में लिखा हुआ, ठीक है, किताब में लिखा हुआ देख सकते हो, लेकिन ये हमारे संविधान में जब लिखा गया ना तब मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। बट इट इज अलाउड अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, ये क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया का जो है वो एक पार्ट है। अंडर आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया था आर्टिकल 75 के द्वारा, एंड कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ, लोकसभा के, ठीक है। इससे रिलेटेड था, कोलिजन गवर्नमेंट से रिलेटेड था, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, और एक बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। हंग पार्लियामेंट जो है ना वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हंग पार्लियामेंट का मतलब ये समझ लो कि जब कोलिजन गवर्नमेंट्स भी जो है ना, यानी कि हम अलग अलग पार्टियों को मिला करके भी जो है ना वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं ना, सरकार बनाने की बहुमत जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट। अब वहाँ पे जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट आगे आ करके प्रेसिडेंट को जो है ना वो अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, तो देश का PM जो है वो बना सकती है, ठीक है। लोगों के वोट के जरिए जो है ना वो देश का PM जो है वो प्रेसिडेंट को बनाने का अधिकार फिर दिया जाता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट, ठीक है। इन सब टर्म को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे ऑप्शंस में था मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो। व्हेन आर्मी कंट्रोल गवर्नमेंट, सो उसी को हम क्या कहते हैं, तो मिलिट्री रूल्स कहते हैं, ठीक है। मिलिट्री रूल किस किस कंट्री में है, सो बताओ। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ मिलिट्री रूल, हमारा संविधान जो है वो क्या मिलिट्री रूल को अलाउ करता है क्या, नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, पूरा आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लेकिन मिलिट्री रूल जो है वो नहीं लग सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कई बार लग चुका है, लगभग अभी माना जाता है कि 360 से प्लस बार जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। हम इसके बारे में भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, सिंगल पार्टी मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी गेट्स 272 प्लस सीट्स इन लोकसभा, जब एक पार्टी जो है ना वो 272 प्लस सीट्स जीत लेते हो
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल पार्टी मेजोरिटी। जैसे कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में अब की बार सुना होगा कि अब की बार 400 पार, 400 पार, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या, तो उनमें से जो बहुत चर्चा में था उस समय कि अब की बार जो है मोदी 400 पार, लेकिन 400 पार तो छोड़ो, इसे काफ़ी नीचे रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटेड के बारे में बताया गया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। और 75 में क्या बताया गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे लोकसभा के, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो फॉर्म मेजोरिटी गवर्नमेंट्स इन 2014 और 2019, 2014 और 2019 में जो है ना वो बिना कोलिजन गवर्नमेंट्स का जो है वो बीजेपी पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसी प्रकार से जो है वो 1984 में जो है वो बनाई गई थी बिना कोलिजन गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। यानी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी उस समय, उसी को हम क्या कहते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स कहते हैं, नॉट कोलिजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स फेल्स, जब स्टेट गवर्नमेंट्स फेल हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो क्या इम्पोज किया जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट रूल्स को स्टेट में इम्पोज किया जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स में रूप में देखें तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र में जैसे इम्पोज किया था 2019 में। अभी कौन स्टेट में हाल ही में जो है वो किस स्टेट से प्रेसिडेंट रूल को हटाया गया है, सो बताओ, ठीक है। कर्नाटका में काफ़ी बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है ना प्रेसिडेंट रूल जो है वो कभी भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है ना अपनी मनमानी से जो है ना वो कहीं भी जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते कोई भी स्टेट में, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को इतना हक दे दिया जाएगा तो कहीं भी जाकर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना मनमानी से नहीं लगा सकती है, जब स्टेट जो है ना वो वायलेशन करे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, तभी जो है ना यानी उसको पूरा तरीके से बताना पड़ेगा कि किस लिए जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो ये चीज़ बताना पड़ता है, तब जाकर के जो है ना प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 4th क्वेश्चन है, द टर्म फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है। फ्लोर टेस्ट मीन्स, फ्लोर टेस्ट मतलब ये जो चीज़ होता है ना सरकार को परखने के लिए कि सरकार जो है मेजोरिटी के रूप में है कि नहीं। सरकार जो है मान लो कोलिजन गवर्नमेंट्स बना, कोलिजन गवर्नमेंट्स तो बन गया, लेकिन जिस पार्टी का सहायता से कोलिजन गवर्नमेंट्स बनाया गया वो पार्टी जो है ना वो अगर टांग खींच ले, मतलब वो सरकार को सहायता ना करे बाद में, तो वहाँ पे हो सकता है कि सरकार जो है वो मेजोरिटी लूज कर दे। और सरकार जब मेजोरिटी लूज कर देगी तो वहाँ पे क्या होगा, सरकार जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे पास हो सकता है, यानी सरकार को फिर गिराया जा सकता है, सरकार के पास मेजोरिटी ऑफ द पार्टी मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट यानी सरकार को टेस्ट किया जाता है कि सरकार मेजोरिटी में है या नहीं। देखो यहाँ पे टेस्ट कंडक्टेड बाय इलेक्शंस कमीशन, टेस्ट क्या इलेक्शंस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नहीं। टेस्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, और कहाँ पे होता है, लोकसभा में भी होता है। कहाँ पे, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो फ्लोर टेस्ट होता है, ठीक है। सरकार को जांच किया जाता है, ठीक है। टेस्ट कंडक्टेड बाय गवर्नर, टेस्ट कंडक्टेड किया था क्या गवर्नर, नहीं। पब्लिक रिफरेंडम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट मीन्स प्रूविंग मेजोरिटी इन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कहाँ पे प्रूव किया जाता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में। इट इज़ कंडक्टेड व्हेन देयर इज डाउट अबाउट वेदर गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी सपोर्ट, तो अगर किस संदेह हो जाए, लोगों को संदेह हो जाए ना कि सरकार जो है मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सब
फ्लोर टेस्ट किया जाता है सरकार को हटाने के लिए या फिर सरकार को मेजोरिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे देख सकते कि आर्टिकल 75 में क्या बताया गया, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है लोकसभा में, इसके बारे में हम बता चुके हैं काफ़ी बार। आर्टिकल 164 में बताया गया कि स्टेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। जिस तरीके से यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, उसी तरीके से जो है ना वो स्टेट असेंबली भी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, यानी स्टेट के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस के बारे में। तो एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना सेड मेजोरिटी मस्ट बी ट्रीटेड ऑन द फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड जो है वो बताई थी कि ये जरूरी है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सरकार का टेस्ट करना जो है ना वो जरूरी है। ठीक है, यानी सरकार सत्ता में है या नहीं, तो इसके बारे में जो है वो एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था। ठीक है, जिसे देख सकते हो कि फाइनल गवर्नर जो है वो क्या, गवर्नर इसको डिसाइड नहीं कर सकता है कि फ्लोर टेस्ट है मतलब सरकार मेजोरिटी में है या नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट भी नहीं डिसाइड कर सकता है, तो इसके लिए जो है ना वो असेंबली में क्या कराया जाता है, तो ये असेंबली में जो है वो फ्लोर टेस्ट कराया जाता है और उसके द्वारा जो है वो सरकार का टेस्ट किया था कि सरकार मेजोरिटी में है या नहीं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 5th क्वेश्चन को, द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो है वो लिमिट्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में प्रेसिडेंट का पावर ये बताता है क्या, पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर बताता है, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर बताता है, गवर्नर पावर, जुडिशरी पावर। तो क्या बताता है, हम बता चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो जो सरकार पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट करती है उसको रोकने का काम करती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना मतलब सरकार जो है वो किसी प्रकार का सब चीज़ को जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, तो पार्लियामेंट का जो है वो अमेंडिंग पावर को बताता है, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर को बताता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है ना वो किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है ना वो संविधान में जो है वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेकिन बट कैनोट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तभी हम डिसाइड करेंगे जब हमारे पास जो है ना कोई मुद्दा आएगा ना, मतलब हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुद्दा को जो है बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया तो फिर पार्लियामेंट जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो अमेंड नहीं कर सकता है। क्या चीज़, उस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकता है, तो इसी को जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ को अमेंड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक क्या है, तो ये हमारे संविधान के कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 368 में बताता है कि गिव्स पार्लियामेंट टू पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट दिस पावर इज़ नॉट अनलिमिटेड। लेकिन ये पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। इसके लिए जो है वो अनलिमिटेड ना करने के लिए उसके लिए जो है वो केस आया था। किस केस में इसमें बताया गया था, तो केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है वो पार्लियामेंट का जो पावर था अमेंडिंग पावर जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, इस केस के जरिए जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इंडिया, और ये जजमेंट जो दिया गया था किसके द्वारा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था ना, तो इसी केस के द्वारा जो है वो डेवलप हुआ था, केशवनाथ भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स के रूप में, इमेजिन पार्लियामेंट सेज फ्रॉम टुडे इंडिया इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी। अगर मान लो कि पार्लियामेंट कहता है कि भारत जो है ना वो लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा, एक कह सकता है, मान के चलो पार्लियामेंट के पास अगर अमेंडमेंट पावर है, ठीक है, वो कह सकते हैं कि भारत के पास जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी भैया, डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जब डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया
तो सुप्रीम पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं बचा कि वो अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को क्या बोला, डेमोक्रेसी को बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट मतलब पार्लियामेंट जो है वो इसको अमेंड नहीं कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट पावर अनलिमिटेड, क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो अनलिमिटेड है? कोर्ट नहीं, कोर्ट के पास जो है ना वो पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके हमारे संविधान को, ठीक है। तो अनलिमिटेड पावर जो है वो नहीं है, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट मेक एनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, कोर्ट जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस को भी जो है वो नहीं बना सकता है, ठीक है। कोर्ट ओनली चेक्स वैलिडिटी, कोर्ट जो है वो वैलिडिटी को चेक कर सकता है। इफ अमेंडमेंट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसे जो है वो क्या कर सकता है, तो उसे कोर्ट जो है वो रोक सकता है। तो इस प्रकार के पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का 6 क्वेश्चन को। द टर्म ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय, दो जो ऑर्डिनेंस टर्म जो है ना वो इशूज किसके द्वारा किया जाता है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है ना, मान लो कोई भी हमारे पार्लियामेंट में जो है ना वो कितना सेशन चलता है, सेशन जो है 3 सेशन चलता है, ठीक है। आसान भाषा में याद रखो BMW, ठीक है, यानी बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन चलता है, ठीक है। विंटर सेशन चलता है, ये 3 प्रकार के सेशन जो है वो चलते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइमलाइन होता है। अब जब ये तीनों सेशन जो है ना वो ना चल रहा हो, यानी जब BMW सेशन जो है वो पार्लियामेंट में ना चल रहा हो, तो अगर सरकार को ज़रूरत पड़ गया कि हमें जो है ना संविधान में कुछ बदलाव करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो ऑर्डिनेंस शब्द का यूज़ किया था। किस लिए, तो किसी चीज़ को अर्जेंट काम लग गया और उसके लिए संविधान में चेंज करना ज़रूरी है, तो टेम्प्रोरी रूप से जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है वो उस कानून को इम्प्लीमेंट कर देती है, यानी कि उसको टेम्प्रोरी रूप से जो है वो अमेंडमेंट कर देती है, मान लो, ठीक है। एक उसी को हम जो है ना वो ऑर्डिनेंस कहते हैं, लेकिन उसको बाद में जो है ना वो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट का, तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट इशू, ऑर्डिनेंस जो है ना वो टर्म जो इशू होता है वो किसके द्वारा होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, अंडर आर्टिकल 123 के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिंक देख सकते हो, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दिस प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के पास पावर था कि वो इशू कर सके ऑर्डिनेंस को, ओनली व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स आर नॉट इन सेशन, जब कोई सेशन ना चल रहा हो तब ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है। लेकिन ये जरूरी पड़ता है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो उसके 6 वीक्स में जो है ना उसे जिस चीज़ पे जो है ना उस जिस चीज़ पे जो है पार्लियामेंट में बिना चर्चा किए जो है ना जिसको कानून बनाया गया था, उसको जो है ना वो 6 वीक्स में उसको फिर पार्लियामेंट में रीअसेंबल करना पड़ता है और उसके ऊपर जो है वो चर्चा करना पड़ता है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसको कानून माना जाता है, नहीं तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन में कॉज सीरियस हार्म, मतलब कोई सीरियस हार्म होना रहेगा तब इस सिचुएशन में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इस प्रकार के कानून को बनाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के अगर तहत समझ लें, इमेजिन सडन पेंडेमिक आउटब्रेक, मान लो कोई सडन पेंडेमिक जो है फैल गया, ठीक है, इमीडिएटली लॉ नीडेड, तो वहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली रूप से लॉ की नीडेड होगा फॉर लॉकडाउन, लॉकडाउन के लिए, मेडिकल कंट्रोल के लिए, एक्सेट्रा के लिए। तो वहाँ पे जाकर के क्या बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट के द्वारा बिना सेशन ना चल रहा हो, उसमें सेशन ना चल रहा हो तब, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करके वहाँ पे एक कानून बना देती है टेम्प्रोरी रूप से, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैन इशूड विदाउट वेटिंग फॉर पार्लियामेंट। एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि कोर्ट जो है वो डेडलाइन सिचुएशन, समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट्स टू मेक ए लॉ अर्जेंटली, मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना वो किसी लॉ की जो है ना वो अर्जेंटली ज़रूरत हो, ठीक है, ये पार्लियामेंट इज नॉट सिटिंग, जब पार्लियामेंट ना सिटिंग हो तो ऑर्डिनेंस कैन बी यूज, तब वहाँ पे जो है वो ऑर्डिनेंस पावर को जो है ना सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को जो है वो यूज़ करने के लिए कहती है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि सायारा बानो वर्सेस ऑफ यूनियन एक ऐसा केस था जिसमें जो है वो इसी तरह का ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करके जो है वो
जजमेंट दिया गया था, ठीक है। जजमेंट लेड टू द ऑर्डिनेंस बिफोर पार्लियामेंट पास द फाइनल लॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेंसर मोशन डिफर्स फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकॉज। सेंसर मोशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफर कैसे है। सेंसर मोशन जो है ना, क्या होता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस का मोशन का मतलब हम समझा चुके हैं पहले की वीडियो में, ठीक है। सेंसर मोशन जो है ना वो सरकार को क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए मेनली होता है, ठीक है। सरकार को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है सेंसर मोशन, ठीक है। हम आगे समझेंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शंस को, इट रिमूव्स द गवर्नमेंट्स ऑटोमेटिकली। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट्स को ऑटोमेटिकली रूप से रिमूव करने के लिए इट मस्ट स्टेट स्पेसिफिक रीजन्स फॉर क्रिटिसिज्म। तो क्या ये क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए होता है, इसका मेन कारण जो होता है स्टेट स्पेसिफिक रीजन्स। इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। इट इज़ मूव्ड इन राज्यसभा ओनली, नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंसर मोशन जो है इज मूव्ड इन द लोकसभा टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शंस। तो सेंसर मोशन जो लाया था ना वो मेनली जो है वो सरकार के गलत काम, मतलब सरकार को, मतलब विपक्ष को ये शक हो जाता है कि सरकार जो है ना वो कोई गलत काम कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना वो सरकार को सेंसर मोशन, विपक्ष जो है वो सेंसर मोशंस को लाती है, ठीक है, सरकार के क्रिटिसिज्म फेस कराने के लिए, ठीक है। इट मस्ट क्लियरली मेंशन इन रीजंस फॉर क्रिटिसिज्म। तो इसका मेनली रीजन जो है वो मेंशन किया गया, क्या, क्रिटिसिज्म फेस कराने के लिए, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि एग्जाम्पल देख सकते हो कि सपोज द गवर्नमेंट फेल्स टू स्टॉप बिग एग्जाम पेपर लीक। मान लो कि सरकार जो है ना वो फेल हो गई है पेपर लीक को रोकने के लिए, ठीक है। अपोजिशन मूव से सेंसर मोशन, तो वहाँ पे जो है वो अपोजिशन क्या लाती है, सेंसर मोशन को लाती है लोकसभा में, और उससे क्या होता है सरकार को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ताकि जो है पेपर लीक जो है फिर से ना हो, ठीक है। और देख सकते हो दे से द हाउस सेंसर्स द गवर्नमेंट फॉर द फेल्यूर ऑफ प्रिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पेपर लीक। तो गवर्नमेंट को बोला जाता है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। स्पेसिफिक इशूज जो होता है वो पेपर लीक को लेकर के, स्पेसिफिक रीजन जो होता है वो क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर। तो उसमें जो है वो सरकार को जो है वो सेंसर मोशन के जरिए जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो ये बताया गया है सेंसर मोशन में, ठीक है। अब देख सकते हो नो कॉन्फिडेंस का मोशन, मतलब समझा चुके हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स द हाउस हैज़ लॉस्ट ट्रस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जब हाउस जो है ना वो ट्रस्ट को जो है वो खो देता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट को खो देता है, हम उसी को क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ई पास्ट, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या, सरकार को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना हमारे संविधान में जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से, यूएसए से जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। कंसेप्ट टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। जो जुडिशियल रिव्यू लिया गया वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 13, 32 और 226 को जो है ना वो स्ट्रेंथन करने का काम करता है, ठीक है। पावर जो एक्सरसाइज करता है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो है ना वो इमरजेंसी का टाइप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नेशनल इमरजेंसी है क्या, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मिलिट्री इमरजेंसी। मिलिट्री इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब जो है वो हमारे इमरजेंसी का टाइप है, ठीक है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 जो है प्रेसिडेंट रूल का बात करता है, 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री इमरजेंसी। मिलिट्री इमरजेंसी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, ध्यान रखना। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, द गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ स्टेट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल किसके द्वारा, तो 155 आर्टिकल के द्वारा जो है वो गवर्नर के अपॉइंटेड के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच।
टेक केयर, बाय बाय। आज का लेक्चर इतना ही था, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ।